मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। जब से बनी ने ये डायलॉग मारा है, तब से हमारी जनरेशन में हर किसी को ट्रैवल करना है, दुनिया एक्सप्लोर करनी है। सोलो ट्रिप्स हैव बिकम द न्यू सेक्सी। तो ये कहानी है मेरी लाइफ की पहली सोलो ट्रिप की। Cause I feel like I'm always dreaming all night, no sleep. Cause I feel like I'm always dreaming. बट ऑल ऑफ दिस वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक। तो कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा बिल्डअप दे देता हूँ। इट वॉज माई लास्ट सेमेस्टर ऑफ एमटेक एंड ऑनेस्टली आई वॉज गोइंग थ्रू वन ऑफ द लोएस्ट फेजेस ऑफ माई लाइफ एट कॉलेज। वहीं कॉलेज जहाँ पहुँचना कभी मेरा सपना था। इट वॉज नॉट जस्ट द वर्कलोड, इट वॉज द पीपल अराउंड मी। आई वॉज ड्रेन्ड mentally and physically, and I didn't realize how badly I needed a break from all of this until I actually took it. मम्मी पापा को मेरी सिचुएशन पता थी, इसलिए उन्होंने भी सोलो ट्रिप के लिए मना नहीं किया। पर अब सवाल ये था कि जाया कहाँ जाए, और जवाब आया केदारकंठा। वो ट्रैक जो पिछले 3 साल से मेरी विश लिस्ट पे था, एंड इट कुड नॉट हैव बीन अ बेटर टाइम देन दिस टू टिक दैट बॉक्स। बस फिर क्या, सामान पैक किया और निकल पड़ा। किसी को नहीं बताया, या कह लो बताना ज़रूरी नहीं समझा। तारीख थी 5 अप्रैल। जब कॉलेज से निकलकर एयरपोर्ट जा रहा था, तब मन में कई सवाल आए। थोड़ा नर्वस भी था कि पता नहीं अगले 6 दिन कैसे होंगे, मैं एंजॉय कर भी पाऊँगा या नहीं, कहीं ये डिसीजन गलत ना हो जाए। और मन में इन हज़ारों ख्यालों के बीच मैं हैदराबाद से निकलकर पहुंचता हूं अपने सफ़र के पहले पड़ाव पे, दिल्ली। एयरपोर्ट से निकलकर इस शहर की दिल और धड़कन कहीं जाने वाली मेट्रो को लेके मैं पहुंचता हूं हज़रत निज़ामुद्दीन। और यहाँ से ट्रेन में रात भर का सफ़र करके अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल की सुबह होती है मेरी इंडिया की सिटी ऑफ लव और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। यहाँ पर मेरी मुलाकात होती है इन 3 लड़कों से, साईं, अखिल और कौस्तव, जो मेरी तरह ही निकले होते हैं केदारकंठा के ट्रैक के लिए। अब एक 12 सीटर की ट्रैवलर और कुछ पहाड़ी गानों के साथ इस दिन 7 बजे के आसपास हमारा मेन सफ़र शुरू होता है। जब हम ब्रेकफास्ट के लिए इस ढाबे पर रुकते हैं तो मैं खा लेता हूँ आलू के पराठे। मुझे नहीं पता था कि ये डिसीजन मुझे कितना महंगा पड़ने वाला है। आगे चलकर एक जगह पेड़ गिरने की वजह से रास्ता ब्लॉक था, और यहीं वो स्टॉप था जहाँ मैंने इंस्टा पर इस ट्रिप से रिलेटेड अपनी आखिरी प्रेजेंस छोड़ी थी, इस स्टोरी के साथ। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि यहाँ से अगले 1 हफ्ते के लिए मेरे इंटरनेट और बाहरी दुनिया से सारे कनेक्शंस ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद ब्रेकफास्ट में खाए हुए आलू पराठे अपना असर दिखाना शुरू करते हैं और मुझे होती है बैक टू बैक वॉमिटिंग, जिसकी वजह से मैं पूरे सफ़र में बस सोता रहता हूँ। और जब तक हम शाम के 4 बजे अपने ट्रैक के पहले बेस कैंप यानी कि सांकरी पहुँचते हैं, तब तक हमारे फ़ोन से नेटवर्क पूरी तरह से जा चुका होता है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसे इस छोटे से गांव में हमारा स्वागत होता है एक गर्मा गर्म चाय और पॉपकॉर्न के साथ। इसके ठीक बाद हमारी ब्रीफिंग होती है हमारे ट्रैक लीडर के साथ। अब क्योंकि ये मेरा पहला फुल लेंथ ट्रैक था, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अंधेरा होने को था तो हमने सोचा कि थोड़ा गांव घूम लिया जाए। इसी बहाने एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट के बीच मुझे इन गढ़वाली बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने का मौका भी मिल गया। अगले दिन सुबह जब कमरे से निकलकर मैंने ये नज़ारा देखा तो महसूस हुआ कि गांव में ज़िंदगी की पेस कितनी स्लो होती है। बड़े शहरों की तरह यहाँ कोई हड़बड़ी में नहीं है। आप गुजरता हुआ हर लम्हा महसूस कर पा रहे हो, और इन सब के बीच इतना प्यारा नाश्ता मिल जाए तो क्या ही कहने। अब सांकरी वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, तो अपने फ़ोन्स पूरी तरह से चार्ज करने के बाद और सारे ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स लेके हम लोग सांकरी से निकलते हैं 4 किलोमीटर दूर अपने ट्रैक के नेक्स्ट स्टॉप हरगांव कैंप के लिए, जहां हमें आज का दिन गुजारना था। ये हमारी इस ट्रिप की पहली वॉकिंग ट्रेल थी, और इसी में हमें समझ आ गया था कि हम लोग फिज़िकली कितने अनफिट हैं। बट फिर भी जंगलों के बीच से होते हुए कंधों पर लगभग 10 किलो के बैकपैक और बीच में कुछ ब्रेक्स लेने के बाद
हम फाइनली 3-4 घंटों में पहुंचते हैं हरगांव, और यहाँ का माहौल सांक्री से भी ज़्यादा सुकून भरा था। दूर दूर तक आपको इंसान का नामो निशान नहीं दिखेगा, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि केदारकंठा इंडिया का मेनली एक विंटर ट्रैक माना जाता है। इसलिए अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक इसका पीक सीज़न होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जो कि हमें नहीं मिली क्योंकि हम यहाँ अप्रैल के ऑफ सीज़न में आए थे। अब हरगांव कैंप तक पहुँचते पहुँचते हमारी हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी, तो हम लोग सबसे पहले टूट पड़ते हैं खाने पर। और सच बोलूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ों के बीच बैठकर दाल चावल भी इतना टेस्टी लगेगा। यहाँ मुझे बर्फ़ के पहले निशान दिखने शुरू हो गए, और शाम की चाय पे गप्पे मारते हुए पता चला कि अखिल और कौस्तव के साथ मेरा एक क्लोज म्यूचुअल कनेक्शन है। वहीं लोग जो इस ट्रिप से पहले मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे। यहाँ से मौसम थोड़ा बिगड़ने की वजह से हमने टेंट में वापस लौटना ही ठीक समझा। ना इमेजिन दिस, आप एक ऐसी जगह में कैंपिंग कर रहे हो जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और आप एक छोटे से टेंट के अंदर बैठ के मूवी देख रहे हो। That's exactly what I was experiencing in this moment. अगले दिन की सुबह होती है एक टेस्टी ब्रेकफास्ट, खूबसूरत व्यू और थोड़ी सी मस्ती के साथ। अब तक हम एक दूसरे को काफ़ी जान चुके थे, और जब 4 लौंडे एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो माहौल क्रेज़ी होना तो बनता है। आज के दिन हमें हरगांव से निकलकर जूड़ा का तालाब होते हुए केदारकंठा के फाइनल बेस कैंप पर पहुंचना था। जूड़ा का तालाब हरगांव से हार्डली 400 मीटर की दूरी पर था, और ये तालाब सर्दियों में कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ थोड़ी देर धूप सेकने के बाद हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। जैसे जैसे हम फाइनल बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे थे, हवा में ठंडक और बर्फ़ के और भी ज़्यादा निशान दिखना शुरू हो चुके थे, लेकिन इन सब के बीच हमारी नौटंकी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओ बाय द वे, मैं आपको इस पूकी से मिलाना भूल गया, जिससे मेरी मुलाकात हुई थी डे 1 सांक्री में, और तब से इस सफ़र में ये मेरे साथ था। बेस कैंप पहुंचकर समिट हमारी आंखों के सामने पूरी तरह से क्लियरली दिखने लगा, और इस बात को सिंक इन करना ही मुश्किल था कि कल हम उस पहाड़ की चोटी पर होंगे। यहाँ लंच करने के बाद मैंने अपनी लाइफ के सबसे सेक्सी स्पॉट पर ऊनो खेला। शाम को इस मैगी के साथ हुए हमारे कुछ फ़ोटो सेशंस, और हमें अपने ट्रैक लीड से क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल चुके थे कि रात के 2 बजे वी विल लीव फॉर द समिट, क्योंकि केदारकंठा पीक का मेन एक्सपीरियंस होता है वहाँ का सनराइज़, विच मेंट कि आज 6-7 बजे तक वी हैड टू गो टू स्लीप, और मौसम अगर ख़राब हुआ तो हम समिट के लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि ऊपर पीक के पास में रेस्क्यू की कोई उम्मीद नहीं थी। और हुआ वहीं जिसका डर था। शाम को 6 बजे जब तक हम टेंट में पहुंचते हैं, तब तक मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। काफ़ी तेज़ बारिश और सर्द हवाएं। इस पॉइंट तक वी हैड लॉस्ट ऑल द होप कि शायद हमारा ट्रैक यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पर रात के 2 बजे जब हम टेंट से बाहर निकले, तो हमें उम्मीदों से बिल्कुल अपोजिट कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। बारिश रुक चुकी थी और आसमान पूरा साफ। मुझे नहीं पता मैंने लाइफ में आखिरी बार इतना क्लियर स्काई कब देखा होगा। और इसके बाद फाइनली हम -7 डिग्री के टेम्परेचर में अपने ट्रैक के आखिरी और सबसे मुश्किल समिट की तरफ निकल पड़ते हैं। ऑल ऑफ दिस इन ज़ीरो विजिबिलिटी, सिर्फ एक हेडलैम्प के सहारे। यहाँ से पीक तकरीबन 4 किलोमीटर दूरी पर थी, इसलिए हमें 1.5-2 किलोमीटर के बाद शरीर को गर्म रखने के लिए एक झोपड़ी में अलाव जला के रुकना पड़ता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़े, और सुबह होने लगी तो रोशनी बढ़ने के साथ हमें समझ आने लगा कि केदारकंठा को 360 डिग्री व्यू पीक क्यों कहा जाता है। यमुनोत्री और गंगोत्री रेंज के कई पहाड़, इंक्लूडिंग स्वर्गरोहिणी, बंदरपूछ और ब्लैक पीक, ये सब हमारी आंखों के सामने थे। उस दिन उस पहाड़ की चोटी पर जो मैंने देखा, वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सनराइज़ था। वो नज़ारे मैं शायद ही अपनी लाइफ में कभी भूल पाऊँगा, और उस चोटी पर बिताए हुए वो 15 से 20 मिनट ने हमारी 5 दिन की थकान दूर कर दी थी। उस मोमेंट में मुझे हैदराबाद से 1800 किलोमीटर का ट्रैवल पूरी तरह से वर्थ इट लग रहा था। और यही नहीं, समिट पर हमें मिलता है एक शिवलिंग। ऐसा कहा जाता है कि केदारकंठा का नाम केदार से पड़ा, जो शिव जी के कंठ यानी थ्रोट को दर्शाता है।
और उन्होंने केदारनाथ जाने के पहले ठीक इसी जगह पर तपस्या की थी। एक ऐसा पहाड़ जहाँ पर एक परिंदे का आना भी ऑलमोस्ट नामुमकिन सा था। उस पहाड़ पर ऐसा शिवलिंग होना वाकई में एक मिस्ट्री थी। पर वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन ना ढूंढा जाए तो ही बेहतर होता है। सूरज की रोशनी तेज़ होने की वजह से बर्फ़ पिघलने का खतरा बढ़ रहा था, इसलिए हमने डिसेंड करना शुरू कर दिया। और जब हम वापस नीचे लौट रहे थे, एक पल के लिए रुककर मैंने अपने चारों तरफ देखा और मुझे वो सारे नेगेटिव थॉट्स याद आने लगे जो मुझे इस ट्रिप पर आने से पहले परेशान कर रहे थे। क्या पता अगर कॉलेज में वो लो फेज़ ना होता तो शायद मैं इस ट्रिप पर आने की कभी हिम्मत भी ना कर पाता। क्या पता आज मैं हैदराबाद में हॉस्टल के बेड पर लेटा हुआ इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहा होता। लेकिन शायद इट वॉज वॉट डेस्टिनी हैड प्लान फॉर मी। ज़िंदगी चाहती थी कि मैं लो फील करूं और वो चीज़ कर सकूं जो इतने सालों से पूरी करने की ख्वाहिश थी। कभी कभी थिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न, एक्चुअली दे ऑलवेज हैपन फॉर अ फकिंग रीज़न। तो अगली बार सोलो ट्रिप मारने का ख्याल आए तो इतना सोचना मत, दिस नेवर अ परफेक्ट टाइम। मुझे पता है दैट ऑल ऑफ दिस इज़ ईजियर सेड देन डन, पर एक बार कोशिश करके तो देखना यार, इतना भी मुश्किल नहीं है दुनिया घूमना। क्या पता तुम्हें अजनबी शहरों में दोस्त मिल जाए, क्या पता तुम्हारी लाइफ के उन पहलुओं से मुलाकात हो जिनसे तुम अब तक अनजान थे। कोशिश करना। जल्दी मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।